नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम JCERT के द्वारा मासिक मूल्यांकन माह सितंबर और सत्र 2021 और 22 के कक्षा 5 के सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे हिंदी सब्जेक्ट के सारे क्वेश्चन को, फिर हम लोग इंग्लिश के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर गणित के, और फिर लास्ट में पर्यावरण अध्ययन के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देरी न करते हुए अब हम सबसे पहले हम हिंदी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए प्रश्न संख्या 1 और 2 के उत्तर दीजिए। यानी कि यहाँ पे एक गद्यांश यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हैं। इसको आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिया गया है, उसका आंसर देना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ते हैं। 1 वर्ष बीत जाने पर धनी गरीब के घर क्यों गया? धनी जो था वो गरीब के घर क्यों गया था? तो वो जो गया था कर्ज वापस लेने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और इस क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ पे 1 नंबर मिलने वाला है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है कि तुम्हारे पिताजी कहाँ है? ये किस प्रकार का वाक्य है? तो दोस्त यहाँ पे जो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। ये जो सेंटेंस है, ये जो वाक्य है, ये एक प्रश्नवाचक वाक्य है, तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है, नीचे दिए गए शब्दों से खाली जगह को भरिए। मतलब यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं और इन शब्दों की मदद से इन खाली जगहों पे भरना है। तो चलिए हम लोग भरते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि सुई में धागा खाली जगह जाता है। तो सुई में धागा क्या किया जाता है? पिरोया जाता है। मतलब यहाँ पे इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा पिरोया। ठीक है, पहला नंबर में हो जाएगा पिरोया जाता है। इसके बाद दूसरा नंबर में है हल, इसके बाद है खाली जगह, फिर यहाँ पे है जाता है। तो हल से क्या किया जाता है? तो हल से यहाँ पे जोता जाता है। ठीक है ना, हल से जोता जाता है। इसके बाद सी नंबर में है आटा के बाद है खाली जगह, फिर जाता है। तो आटा के बाद अगर खाली जगह है तो आटा को क्या किया जाता है? आटा को यहाँ पे गूंथा जाता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं गूंधा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? लकड़ी। तो लकड़ी को क्या किया जाता है? तो लकड़ी को यहाँ पे रंदा दिया जाता है। तो यहाँ पे डी नंबर का आंसर हो जाएगा रंदा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने यहाँ पे जो है इस खाली जगह को भर दिया है। ठीक है, आप इस तरीके से आप अपने कॉपी में या फिर जो भी आप सबमिट करेंगे स्कूल में, आप उसको अच्छी तरीके से लिख के आप सबमिट कीजिएगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है कि मेले में हामिद ने क्या सोचकर चिमटा खरीदा? ठीक है, तो इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मेले में हामिद ने चिमटा इसलिए खरीदा क्योंकि उसकी दादी रोटियां पकाते समय तवे से उंगलियां जल जाती थी। मतलब जब उसकी दादी रोटी पकाती थी तब उसकी उंगलियां तवे से जल जाती थी, और इसी के कारण जो है हामिद ने वह चिमटा खरीदा था मेला में। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या कहा गया है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। इस पद का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर आप देख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, कबीर दास जी कहते हैं कि परमात्मा तुम मुझे इतना दो कि जिसमें बस मेरा गुजारा चल जाए, मैं खुद भी अपना पेट पाल सकूं और आने वाले मेहमानों को भी भोजन करा सकूं। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। आप अपने जो कॉपी है उस पर आप इस तरीके से इसका आंसर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हिंदी के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। ठीक है, तो अब हम लोग इंग्लिश के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन क्या कहा है कि राइट द पास्ट फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ब्स, यानी यहाँ पे 2 वर्ब्स दिया गया है, उसका पास्ट फॉर्म लिखना है, यानी V2 फॉर्म लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहला वर्ब क्या है? कैरी। तो कैरी का यहाँ पे कैरी का जो आंसर हो जाएगा, इसका पास्ट फॉर्म जो होगा वो क्या हो जाएगा? कैरिड, CARRIED, कैरिड। तो इसका आंसर हो जाएगा कैरिड हो जाएगा। ठीक है भाई लोग, अब यहाँ पे क्या है? गो। तो गो का अगर हम इसका वर्ब 2 करेंगे तो गो का होता है वर्ब 2 क्या होता है? वेंट होता है, WENT, वेंट।
तो गो का आंसर क्या हो जाएगा, वेंट हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है, रीराइट द गिवन सेंटेंस बाय चेंजिंग द एडजेक्टिव टू इट्स एंटोनियम्स। मतलब कहने का मतलब है कि ये जो सेंटेंस यहाँ पे नीचे दिया गया है इसको सेम उसी तरीके से लिखना है। बस करना क्या है, यहाँ पे जो एडजेक्टिव दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे इस सेंटेंस में जो एडजेक्टिव दिया गया है उसका क्या करना है, उसका उल्टा लिखना है ना, उसका क्या करना है, उल्टा लिखना है। तो इस सेंटेंस में यहाँ पे एडजेक्टिव क्या नजर आ रहा है, यहाँ पे एडजेक्टिव नजर आ रहा है डर्टी। ठीक है, यानी डर्टी वर्ड का हम लोग क्या करना है, इसका उल्टा शब्द लिखना है। तो डर्टी का उल्टा क्या होता है, क्लीन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सेम सेंटेंस को लिखेंगे, बस डर्टी के जगह पे क्या लिखना है, क्लीन लिखना है। तो यहाँ पे लिख के भी दिखा देता हूँ। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे लिख दे रहे ऊपर में, ठीक है, यहाँ पे इस जगह पे। तो इसका आंसर कुछ इस तरीके से लिखना, आंसर इसको कर देना और लिखना वाइल वॉकिंग, ठीक है, वाइल वॉकिंग ऑन ए रोड, ऑन ए रोड, ऑन ए रोड आई साव ए क्लीन। इस डर्टी के जगह पे क्या लिखेंगे, सिर्फ क्लीन लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं क्लीन, क्लीन। और यहाँ पे क्या है, डस्टबिन है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे डस्टबिन, डस्टबिन। ठीक है, कुछ करना यहाँ पे नहीं था, ये जो सेंटेंस ये जो तुम्हारा दिख रहा है सेम सेंटेंस लिखना था, बस क्या करना है, इस डर्टी के जगह पे क्या लिखना है, क्लीन लिखना है, क्लीन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 20 to 30 वर्ड्स। मतलब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं नीचे और उसका आंसर देना है 20 से 30 वर्ड में, इसका आंसर देना है। ठीक है ना, तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि व्हाट टास्क डिड द बम्बू प्रिंसेस गिव टू द फर्स्ट एंड फोर्थ प्रिंस। मतलब क्या है कि वो जो बम्बू प्रिंसेस जो थी, राजकुमारी थी, वो फर्स्ट और फोर्थ प्रिंस को क्या क्या टास्क दिया वो लिखना है। ठीक है, तो चलो इसका हम लोग आंसर देख लेते हैं कि क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा टू द फर्स्ट प्रिंस शी आस्क्ड टू गो टू इंडिया एंड फाइंड द ग्रेटेस्ट स्टोन बॉल ऑफ बुद्धा। ठीक है, यानी पहला राजकुमार को क्या कहा गया कि जाओ पहले इंडिया जाओ और बुद्धा का जो ग्रेटेस्ट स्टोन बॉल है उसको लेके आओ। ठीक है ना, ये बोला गया फर्स्ट प्रिंस को। इसके बाद फोर्थ प्रिंस को क्या कहा गया, तो कहा गया एंड सी आस्क्ड टू बोथ प्रिंस फोर्थ प्रिंस टू ब्रिंग अ ज्वेल फ्रॉम द नेक ऑफ द सी ड्रैगन। यानी इसको जो फोर्थ जो राजकुमार था उसको कहा गया कि सी ड्रैगन के नेक पे जो गहने हैं उसको लेके आओ। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम लोग देखेंगे आगे का क्वेश्चन। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर बी करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या कहा है कि अकॉर्डिंग टू द चैप्टर ब्रेवी अवार्ड व्हाट हैपेंड लेटर व्हेन द फर्स्ट गर्ल बिगेन टू ड्रोन। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एज राजदीप saw the girl's drawing, he jumped into the pond. It was at least 8 feet deep, but he didn't care. He searched thoroughly for the girls. He saved 3 lives of his village that day. तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे आप देख सकते हैं, कुछ इस तरीके का होगा। आप इसे अपने कॉपी में लिख सकते हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या कहा है, रीड द गिवन स्टांजा एंड आंसर द क्वेश्चन दैट विल फॉलो। तो यहाँ पे जो दिया गया है उसको सबसे पहले पढ़ लेते कि क्या दिया है। अप इन द एयर एंड ओवर द वॉल टिल आई कैन सी सो वाइड रिवर एंड ट्रीज एंड केटल एंड ऑल ओवर द कंट्री साइड। ठीक है, तो ये यहाँ पे कुछ पैराग्राफ दिया गया है, इसको पढ़ना है और फिर यहाँ पे आंसर देना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या कहा है कि नेम द पोएम फ्रॉम वेयर द स्टांजा हैज़ बीन टेकन एंड ऑल्सो नेम द पोएट। मतलब ये जो पैराग्राफ लिया गया है वो किस पोएम से लिया गया है और इस पोएम का लेखक कौन है वो लिखना है। तो चलो इसका आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं, यहाँ पे पोएम नेम क्या हो जाएगा, द स्विंग। ठीक है, और पोइट का नाम हो जाएगा रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो आप इसको लिख लीजिए। ठीक है, आप पॉज कर सकते हैं वीडियो को और लिख सकते हैं आंसर को। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर बी करेंगे, जिसमें
बोला क्या गया है कि वेयर इज द पॉइंट एंड मेंशन द थिंग्स विच ही कैन सी, ठीक है ना। मतलब ये जो पॉइंट जो है कहाँ पर है और उसको मेंशन करो कि वो कौन कौन चीज़ देखता है, ठीक है। तो चलो भाई लोग, चलो हम लोग अब देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा द पॉइंट इज इन अ स्विंग एंड ही कैन सी रिवर, ट्रीज, कैटल एंड गार्डन, ठीक है। मतलब पॉइंट जो है यहाँ पे क्या क्या देख सकता है, नदी देख सकता है, पेड़ पौधे देख सकता है, गार्डन देख सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर कुछ इस तरीके का हो जाएगा। आप वीडियो को पॉज करके आंसर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इंग्लिश के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे चलेंगे गणित के क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या कहा गया है वो पहले चेक कर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जिन संख्याओं में 5 से पूरा पूरा भाग लग जाता है वे संख्याएं 5 के क्या कहलाते हैं, तो वे संख्या गुणज कहलाती है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई लोग वो हो जाएगा गुणज, ठीक है ना। तो आप इस पे गुणज पे टिक कीजिएगा। ये जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि 8 के कितने गुणनखंड होंगे, तो 8 का कितना गुणनखंड होता है, तो चलो हम लोग चेक कर लेते हैं। तो 8 का गुणनखंड का मतलब 8 जो है किसके किसके पहाड़ा में आता है, तो 8 एक का पहाड़ा में भी 8 आता है, ठीक है ना। 2 का पहाड़ा में भी क्या आता है, 8 आता है। और यहाँ पे 4 का पहाड़ा में भी 8 आता है और 8 का पहाड़ा में भी क्या आता है, 8 आता है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 के कितने गुणनखंड हो जाएगा, तो यहाँ पे 8 के 4 गुणनखंड हो जाएंगे। क्या क्या हो जाएंगे, 1, 2, 4 और 8। टोटल कितना हो गया, 1, 2, 3, 4। मतलब इसका टोटल 4 गुणनखंड हो जाएगा। तो इसका जो इसमें जो ऑप्शन 4 किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है। यानी हम किस पे टिक करेंगे, हम बी पे टिक करेंगे, यानी यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो इसमें क्या कहा गया उसको पहले पढ़ लेते हैं। 4 और 6 के साझा गुणज लिखिए, ठीक है ना। तो 4 का गुणज क्या, 4 का गुणज और 6 का साझा गुणज, इसको कैसे बनाएंगे, इसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरह से लिखेंगे आंसर, ठीक है। और क्या करना है, लिखना है 4 के गुणज, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिखना है, 4 के गुणज। तो 4 का गुणज का मतलब होता है कि 4 का पहाड़ा पढ़ना है, ठीक है ना। तो क्या क्या आता है, 4, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 चारे 16, 4 पचे 20, 4 छक 24, 4 सत्ते 28, सॉरी यहाँ पे 28 होगा, ठीक है ना। 4 सत्ते 28, चरी अठी 32, 4 नाम 36 और 4 दा है 40, ठीक है। तो ये हो गया 4 का गुणज। उसी तरह से किसका गुणज लिखना है, 6 का गुणज लिखना है। तो 6 का गुणज मतलब क्या लिखना है, 6 का पहाड़ा लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 6 का गुणज, ठीक है। तो 6 का गुणज क्या क्या लिखेंगे, 6 का गुणज क्या क्या होगा, 6, 6 दूना 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पचे 30, 6 छक 36, 6 सत्ते 42, 6 अठे 48, 6 नम 54 और 14 है 60, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया 4 का गुणज और नीचे हो गया 6 का गुणज। अब यहाँ पे चेक करना है कि कौन ऐसा यहाँ पे संख्या है कि दोनों में आ रहा है, ठीक है। कौन यहाँ पे ऐसा संख्या है जो कि यहाँ पे दोनों में आ रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 है, क्या नीचे में कहीं 4 है, नहीं है। यहाँ पे 8 है, ठीक है, ये वाला 8 है, क्या इस 6 के गुणज में कहीं 8 नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि 4 के गुणज में यहाँ पे भी 12 है और 6 का गुणज में भी क्या है, 12 है, ठीक है। उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे, 16, इसमें 16 नहीं है, 20 नहीं है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 24। यहाँ पे यानी 4 के गुणज में भी 24 आ रहा है और 6 के गुणज में भी 24 आ रहा है, ठीक है। उसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे तो आप यहाँ पे पाएंगे कि यहाँ पे जो 36 है, ठीक है, वो 4 का गुणज में भी 36 आता है और 6 का गुणज में भी 36 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 और 6 के साझा गुणज क्या क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 24 हो जाएगा और फिर 36 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे, नीचे लिखेंगे अतः 4 और 6 के साझा गुणज, क्या लिखेंगे, साझा
गुणज। ठीक है, तो साझा गुणज मतलब इन दोनों में क्या क्या मिला, तो क्या मिला, एक 12 मिला, फिर क्या है 24 मिला, और क्या मिला, और एक मिला 36 मिला। ठीक है, तो 4 और 6 का साझा गुणज हो जाएगा 12, 24 और 36। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या है कि 38 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, 38 का गुणनखंड ज्ञात करना है। तो इसको बनाना कैसे है, चलो हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे लिखना है आंसर, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखना है। 38 का गुणनखंड निकालना है, तो हम जानते हैं कि 38 को हम लोग लिख सकते हैं 1 गुना 38। लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते। क्यों, क्योंकि 1 को जब 38 से गुना करेंगे तो 38 ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे और क्या लिख सकते हैं, और हम लिख सकते हैं 2 गुना 19 भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि 2 को जब 19 से गुना करेंगे तब भी क्या आएगा, 38 आएगा। उसी तरीके से हम लिख सकते हैं 19 गुना 2 भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 19 को जब 2 से गुना करेंगे तो तब भी 38 ही आएगा। उसी तरह 38 गुना 1 हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, यानी 38 को जब 1 से गुना करेंगे तब भी क्या आएगा, 38 आएगा। तो यहाँ पे क्या क्या गुणनखंड मिला, चलो देख लेते हैं। तो यहाँ पे गुणनखंड हो गया तुम्हारा 1, फिर 2, फिर क्या हो जाएगा 19, और फिर क्या हो जाएगा 38, ये वाला हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे नीचे, अतः 38 के गुणनखंड, 38 के गुणनखंड बराबर क्या क्या हुआ, तो पहला हुआ 1, फिर 2, फिर 19, और लास्ट में क्या हो गया, लास्ट में हो गया 38। तो यहाँ पे जो गोल यहाँ पे घेरे हैं वो आपको यहाँ पे नहीं करना है। ठीक है ना, यहाँ पे आप जो गोल इस तरह से है इसको आपको नहीं घेरना है, बस आपको यहाँ पे लिख देना है ये चीज़। ठीक है, कि 38 के गुणनखंड 1, 2, 19 और 38 है। अब हम लोग आगे क्वेश्चन देखेंगे। तो मेरे प्यारे भाई लोग, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। ठीक है ना, और क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा है उसको सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, 40 और 80 के साझा गुणनखंड निकालिए और उनका महत्तम समवर्तक बताए। ठीक है, ये है क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, चलो हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे लिखना है आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 40 और 80 के साझा गुणनखंड निकालना है। तो सबसे पहले लिखेंगे 40 का गुणनखंड। ठीक है, 40 का गुणनखंड। तो 40 का गुणनखंड चलो हम लोग निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे हम लोग इसको एलसीएम विधि से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये किसका टेबल में जाएगा, ये 2 का टेबल में जाएगा। कितना बार में जाएगा, तो 20 बार में 40 आता है। फिर ये 20 कटेगा किससे, 2 से, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। 20 कितना बार में जाएगा, तो 10 बार में ये 20 हो जाएगा। फिर ये 10 है तो कितना बार में, किसके टेबल में आता है, 10, 2 का टेबल में आता है, इसलिए यहाँ पे 2 लिखेंगे। और 2 का टेबल में 10 कितना बार में आता है, 5 बार में, तो यहाँ पे लिख देंगे 5। ठीक है, ये हो गया। अब फिर यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पे भी इतना ही छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 40 का गुणनखंड कितना कितना आया, 40 का गुणनखंड। तो 40 का गुणनखंड क्या क्या आया, तो आया यहाँ पे 2 आया, फिर से 2, फिर से 2, और फिर क्या आया, 5 आया। ठीक है, तो ये हो गया 40 का गुणनखंड। उसी तरीके से अब हम लोग क्या करेंगे, 80 का गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बगल में कर देते हैं 80 का गुणनखंड। तो यहाँ पे लिखेंगे 80 का गुणनखंड, 80 का गुणनखंड। ठीक है, तो 80 का गुणनखंड कैसे निकलेगा, बस उसी एलसीएम विधि से हम लोग बनाएंगे। तो ये किसका टेबल में जाएगा, 2 का टेबल में कितना बार में जाएगा, तो 40 बार में जाएगा। ठीक है, फिर ये यहाँ 40 है तो किसका टेबल में जाएगा, 2 का, कितना बार में, तो ये 20 बार में। फिर उसी तरीके से 2 का टेबल में ये 10 बार में जाएगा। फिर 2 से कटेगा कितना बार में, 5 बार में। और इस तरीके से यहाँ तक इसको हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 80 का गुणनखंड। तो 80 का गुणनखंड, तो यहाँ पर 80 का गुणनखंड हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 2 और इंटू में 5। तो यहाँ पे 40 का गुणनखंड है 2 × 2 × 5, और फिर यहाँ पे 80 का गुणनखंड आया 2 × 2 × 2 × 2 और इंटू में 5। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 80 का गुणनखंड, 80 का
गुणनखंड क्या क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू में 5। तो यहाँ पे 40 का गुणनखंड और 80 का गुणनखंड में क्या क्या मिल रहा है उसको यहाँ पे लिखना है। तो ये तो हो गया, इसका गुणनखंड हो गया। अब इसमें हम लोग देखना है कि ये 2 और ये 2 यहाँ पे मिल रहा है, फिर यहाँ से ये 2 और यहाँ पे ये वाला 2 ये भी मिल रहा है, फिर यहाँ से ये 2, फिर इसमें से ये 2, और फिर लास्ट में इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है। तो यहाँ पे इसका जो साझा गुणनखंड हो जाएगा वो हो जाएगा, तो यहाँ पे सबसे पहले लिख लेंगे 40 और 80 का साझा गुणनखंड बराबर हो जाएगा, क्या क्या हुआ, 2 फिर 2 फिर 2 और फिर 5। तो यहाँ से अगर हमको निकालना है महत्तम समावर्तक तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लिख सकते हैं, इसलिए महत्तम समापवर्तक क्या क्या हो जाएगा, तो इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 पचे 40। तो इसका महत्तम समावर्तक हो जाएगा 40 और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ पर हमने मैथ के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग पर्यावरण अध्ययन के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन बोला है कि रानी के द्वारा एक बर्तन में 4 बीज लगाए गए, बताइए बीज का अंकुरन किस स्थिति में होगा। ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन है बर्तन में बिल्कुल सूखी मिट्टी पर रखे बीज का। इसमें दूसरा ऑप्शन है बर्तन में नमी युक्त मिट्टी पर रखे बीज का। तीसरा है बर्तन में बिना पानी रखे हुए बीज का। और चौथा ऑप्शन है बर्तन के पानी में पूरी तरह डूबे हुए बीज का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बर्तन में नमी युक्त मिट्टी पर रखे बीज का। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अपने देश में पुल, कारखाने, हाईवे इत्यादि बनने के कारण कुछ लोगों को इनमें से कौन सी परेशानी हो सकती है। तो इसमें पहला ऑप्शन है कि उन्हें अपना देश बदलना पड़ सकता है। दूसरा, उन्हें अपना घर, गांव या शहर बदलना पड़ सकता है। तीसरा, उन्हें अपना नाम बदलना पड़ सकता है। और चौथा, उन्हें अपना रिश्तेदार बदलना पड़ सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उन्हें अपना घर, गांव या शहर बदलना पड़ सकता है। तो अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि बीज के अंकुरन के लिए क्या आवश्यकता होता है, उसकी सूची बनाएं। तो इसका आंसर हो जाएगा बीज अंकुरन होने के लिए पानी, तापमान और वायु इत्यादि की आवश्यकता होती है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है कि आंवले के विभिन्न उपयोगों की सूची बनाइए। मतलब आंवला का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे किया जाता है उसका सूची बनाना है। तो यहाँ पे पहला नंबर में क्या है कि कैंसर से बचाव में आंवला का इस्तेमाल किया जाता है। फिर अल्सर की रोकथाम में इसका इस्तेमाल किया जाता है। वजन कम करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। दस्त में आराम के लिए, हाई ब्लड प्रेशर में और आँख की रोशनी में आंवले का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप इसका आंसर इस तरह से लिख सकते हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या कहा है कि एक पारिवारिक वृक्ष बनाइए जिसमें आपके दादाजी से लेकर आपके नाम तक सब सम्मिलित हो। तो आपको कुछ इस तरीके का वृक्ष बना लेना है और यहाँ पे अपने फैमिली का नाम लिख लेना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अपना नाम, यहाँ पे अपना मम्मी का नाम, यहाँ अपना पापा का नाम, यहाँ अपना दादाजी का नाम, इस तरीके से सारा इसमें भर लेना है। और इस तरीके से क्लास 5 के सारे क्वेश्चन और आंसर सॉल्व हो चुके हैं।